हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपस्टार्स करंट चैट। आज कुछ नया हो जाए और आज हम बात करने वाला है कर्जे के बारे। कर्जा यानी कि डेट, इंग्लिश में बोले तो डेट, और अकाउंट की भाषा में भी हम उसे बोलते हैं डेट। तो क्या ये डेट है जो वो हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, बुरा है, फिर कॉरपोरेट के लिए अच्छा है, बुरा है, वो आज हम सारा देखेंगे। क्यों अदानी इतना सारा लोन लिए जा रहे हैं, उनसे बहुत सारा उनके पास पहले से ही कर्जा है, तो भी वो कर्जे पे काम कर रहा है, वो भी आज हम एनालाइज करेंगे। फिर गवर्नमेंट के पास कितना डेट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, यूएस, जापान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबकी हालत हम आज देखने वाले हैं और समझेंगे क्या डेट अच्छा है या फिर एक डेट बुरा है, और क्यों बहुत सारी कंपनीज डेट ही नहीं लेती। जैसे कि टाटा कंपनीज, टाटा की बहुत सारी कंपनीज हो गई, वो कभी भी डेट का इस्तेमाल नहीं करती। फिर थायरोकेयर एक कंपनी है, उसने आज तक एक भी डेट नहीं लिया, फिर भी वो 10,000 आई थिंक 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आज हम सारा देखेंगे और हम वो भी समझेंगे यूएस की जो डेट सीलिंग थी वो क्रॉस हो गई, उसका भी क्या रीज़न है, और अगर मीन्स वो सब पूरा हम एनालाइज आज करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम इंडिया के बारे में। इंडिया का अगर हम एक सेकंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, ये रहा 10 जून 2023 को कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। कांग्रेस क्लेम्स इंडिया's debt under Modi government has risen to rupees 155 lakh crore and demands white paper on economy। यहाँ पे कांग्रेस ने एक सीरियस एलिगेशन लगाया है यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट पे कि हमारा जो डेट है वो 155 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है, जो कि 90% ऑफ जीडीपी है। मीन्स हमारे जीडीपी अगर 100 है तो 90 हमारे पास डेट है और 10 ही हमारा है। मीन्स ये कांग्रेस ने एक एलिगेशन लगाया था। और बाद में यहाँ पे शायद डेट नहीं दी गई होगी, नहीं दी है, ओके, ये जुलाई 19 का एक है। तो यहाँ पे India's debt to be around 57.3% ऑफ जीडीपी, ये स्टेटमेंट दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आया। कांग्रेस बोल रही है कि 90% डेट है और बीजेपी बोल रहा है, मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है 57.3% डेट है। तो इतना सारा डिफरेंस क्यों साला, तो हम अब कवर करते हैं। बीजेपी ने ये स्टेटमेंट दिया, मीन्स फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्टेटमेंट दिया 57.3%, वो था नॉमिनल जीडीपी पे, और कांग्रेस के जो जिसने स्टेटमेंट दिया वो कैलकुलेट किया था उन्होंने रियल जीडीपी। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट अब समझते हैं कि रियल जीडीपी का क्या मतलब है और नॉमिनल जीडीपी में क्या दोनों में डिफरेंस है। रियल जीडीपी का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस ईयर है हमारा 2016-17, इस साल में कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ था जिससे हमारा इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया। जैसे कि कोरोना आया तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, रिसेशन टाइप वो सब हो गया और वो सब। तो एक बेस ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें रेन नॉर्मल होती है, फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई होती है, मीन्स छोटी छोटी तो चलेगी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो रियल जीडीपी ये 2016-17 के प्राइस पर कैलकुलेट होती है। कौन से प्राइस पर, तो कहते हैं बेस ईयर प्राइस। और नॉमिनल जीडीपी वो ईयर पे कैलकुलेट होती है जो कि 2022-23 पे होती है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ये बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होता है और ये करंट ईयर जो कि अभी चल रहा है वो प्राइस पे पूरी जीडीपी हमारी कैलकुलेट होती है। और अगर हम माने कि वर्ल्ड कौन सा यूज़ करता है, तो वर्ल्ड
रियल जीडीपी वाला ही यूज़ करता है कि हमारा डेट रियल जीडीपी के मुकाबले कितना है। तो कांग्रेस ने रियल जीडीपी पे ही कैलकुलेट किया था और वर्ल्ड भी रियल जीडीपी पे ही कैलकुलेट करता है। तो हम कहेंगे कि इसमें कांग्रेस ने एक अच्छा ओपोजिशन वाला निभाया है कि इंडिया पे 90% से डेट जीडीपी का डेट है और हमारे रियल जीडीपी का 90% डेट यानी कि हमारा डेट है कुछ $624 बिलियन। आप समझ सकेंगे कि $624 बिलियन हमारा डेट है टोटल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट भी किया है। और नॉमिनल जीडीपी जो ये बीजेपी मीन्स निर्मला सीतारामन बोल रही थी, ये 155 लाख करोड़ रुपीस है डेट। और ये हमारी क्या है, जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशियो है ये, और ये आ रहा है 57%। और रियल जीडीपी हमारी 170 लाख करोड़ है। मीन्स ये जो जीडीपी है ना, वो ये जो कह रहे हैं ना हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर वाली, तो ये जीडीपी 272 लाख करोड़ है। लेकिन जो रियल जीडीपी जो 2016-17 में जो नॉर्मल ईयर थी, उसमें जो जीडीपी थी वो हमारी 170 लाख करोड़ रुपीस है। और उससे अगर हम अपना डेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 90%, जो कि एक डराने वाली बात है। और ये एक मीन्स हम अभी चेक करेंगे कि ये सही में डराने वाली बात है या नहीं। अब हम चलें अब हम बात करते हैं यूएसए, जो कि नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री है। उसका डेट कितना है? अगर हम यूएसए का डेट देखें तो है वो 31.4 ट्रिलियन डॉलर, और उसकी अगर हम जीडीपी देखें तो 25.4 ट्रिलियन डॉलर। मीन्स यूएसए के पास अपनी जीडीपी से भी ज़्यादा डेट है, कर्ज है। तो वो अप्रोक्स आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 130% ऑफ जीडीपी आता है। तो यूएस जैसी कंट्री भी इतना ज़्यादा डेट रखती, और वो क्यों न रखे? क्योंकि जो डेट होता है सबके पास, वो किस में होता है? डॉलर्स में होता है डेट। मीन्स यूएस जितना मर्जी चाहे वो डॉलर छाप सकता है, इसीलिए उनके पास इतना ज़्यादा डेट है। और अगर हम बात करें जापान की, तो इनके पास 9.2 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, जबकि उनकी अगर जीडीपी कैलकुलेट करें तो 6.5 ट्रिलियन डॉलर आती है। ये सारा डेटा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जान कर ही मैंने यहाँ पे डाला है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि अब बैंकरप्ट टाइप सी हो गई, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही। पाकिस्तान का डेट है $140 बिलियन, जबकि उनकी जीडीपी है $341 बिलियन। तो अप्रोक्स हम कह सकते हैं कि 40% उनका डेट है। तो ये एक अच्छा सिग्नल हम कह सकते हैं। अभी हम कंपेयर करेंगे कि ये अच्छा सिग्नल है या नहीं। श्रीलंका की जीडीपी $73 बिलियन है, और उनके पास जो डेट है वो $30 मिलियन रुपीस का है, और $30 मिलियन का है। तो अब हम देखते हैं कि क्या यह डेट अच्छा है या नहीं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर डेट है $624 बिलियन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे करेंसी कौन सी है? डॉलर, बिलियन डॉलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, $624 बिलियन। और अगर हम चेक करें कि हमारे पास यूएस के फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं, आप वर्ड पर ध्यान देंगे, फॉरेक्स एक्सचेंज हमारे पास यूएस के कितने हैं, तो वो है अराउंड $6 बिलियन। यानी कि अगर हमें मीन्स ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही झटके में ये सब डेट हमें देना पड़ेगा, लेकिन अगर तो भी यूएस मांगता है कि मुझे ये सब पैसा अभी के अभी चाहिए, तो भी हम $600 बिलियन तक का डेट चुका सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली हम ये हमारा डेट इजीली चुका सकते हैं। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो आप देख सकते हैं उनके पास अराउंड $1 बिलियन भी शायद अभी नहीं बचा है। तो इनके लिए $140 मिलियन चुकाना कितना
हम कह सकते हैं डेंजरस है, मीन्स वो झुका ही नहीं पाएंगे। और बात करें श्रीलंका की तो वो भी इसी हालत में, $1 बिलियन ऑलमोस्ट उनके पास पड़ा है। और 1991 पे आपको शायद पता है LPG रिफॉर्म्स, हमारे पास भी इतना मीन्स 7 दिन का ही डेट मीन्स फॉरेक्स रिजर्व था कि हम इंपोर्ट कर सकें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें US की तो उनको तो क्या मीन्स उनका तो डॉलर ही है, तो उनको कुछ डेट की चिंता ही नहीं है। मीन्स अगर वो डेट ज़्यादा लेंगे तो दूसरी इकोनॉमीज पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। और अगर हम बात करें डॉलर ही क्यों, तो डॉलर 80% ऑफ द ट्रेड में अभी भी डॉलर है। और अगर हम बात करें जापान की तो एक बार हम सर्च कर लेते हैं कि जापान का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। एक सेकंड। थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान के पास 1132.2 USD है। यानी कि अगर हम कहें कि जापान के पास डेट है 9.2 ट्रिलियन का, और उनके पास जो अपना क्या कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व है वो $1.13 ट्रिलियन का है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं डेंजरस साइन है, मीन्स वो चुका नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की यहाँ पे बेस्ट सिचुएशन है। हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज $600 बिलियन के हैं, और जो हमारे पास जो डेट है वो भी $600 बिलियन के आसपास ही। तो ये एक विन विन सिचुएशन। अब हम बात करते हैं फॉरेक्स की कॉरपोरेट्स की, कि क्यों कुछ टाटा जैसी कंपनी मीन्स कुछ टाटा मोटर्स पे तो आप देख सकते हैं बहुत सारा डेट है, लेकिन कुछ टाटा कंपनीज, फिर थायरोकेयर हो गई, वो डेट फ्री रहना पसंद करती है। और अदानी जैसी कंपनीज यहाँ पे ओनली डेट। तो हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हमें फंड्स रेज करने होते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो हो गया इक्विटी और एक हो गया डेट। दोनों के प्रोज है, दोनों के कॉन्स है। इसमें इक्विटी में एक फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको जो फिक्स्ड अमाउंट होता है वो यहाँ पे नहीं देना होता है। मीन्स डेट में क्या होता है कि आपको हर मंथ फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिक्स चार्ज हो जाता है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है वो फिक्स चार्ज आपको नहीं देना पड़ता। लेकिन इक्विटी में क्या होता है हमारा जो शेयर है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है हमारी कंपनी में, फिर हमारा मैनेजरियल राइट्स वो भी क्या हो जाता है कम हो जाता है। लेकिन डेट्स में ये सब शेयर वो सब मीन्स हमारा कम नहीं होता, मैनेजरियल राइट्स भी कुछ कम नहीं हो सकता। तो दोनों के प्रोज है, दोनों के कॉन्स है। तो अब हम आसानी से समझेंगे दोस्तों, कुछ भी हमें जल्दी नहीं है। हम 3 कंपनीज की कंपैरिजन करेंगे और हम समझेंगे कि डेट क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब हम सिंपल आप ध्यान देकर समझना, ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी और ये है कंपनी सी। हमने इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रखा है 10% F7 सॉरी। यहाँ पे ये है टोटल कंपनी की पूरी हम कह सकते हैं कि जो टोटल कैपिटल, ओके, टोटल कैपिटल कंपनी की कितनी, कैपिटल यानी कि जो पैसा प्रमोटर इन करे कंपनी में और उससे कंपनी के ऑपरेशंस चले। बेसिक है दोस्तों, वो हम अभी समझेंगे। टोटल कैपिटल आप देख सकते हैं कंपनी ए की 50 लाख है, कंपनी बी की 50 लाख है और कंपनी सी की भी 50 लाख टोटल कैपिटल है। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, फंड रेज करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, इक्विटी या फिर डेट। तो अब हम देखेंगे कंपनी ए पूरे इक्विटी में ही रेस कर, इक्विटी यानी कि आप समझ सकते हैं शेयर मार्केट, IPO लाकर वो सब। कंपनी ए पूरा इक्विटी पे ही बेस्ड है, 50 लाख की वहाँ पे इक्विटी है, टोटल कैपिटल से 50 लाख और टोटल इक्विटी भी 50 लाख। डेट यहाँ पे 0 है, 0 डेट फ्री है ये कंपनी। आप बोलेंगे बहुत ही अच्छा, हाँ तो हम देख लेंगे अभी। फिर यहाँ पे कंपनी बी में 40 लाख इक्विटी है और 10 लाख का डेट है। कंपनी सी की बात करें तो इक्विटी 30 लाख है और डेट है 20 लाख। तो अब हम समझते हैं कि
अब बेसिक है, टोटल डेप्ट में किसके पास सबसे ज़्यादा डेट है? कंपनी सी के पास सबसे ज़्यादा डेट है और कंपनी ए है डेट फ्री। और ये शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स, वो ₹10 के हैं, ₹10 के हैं। तो बेसिकली 5 लाख टोटल शेयर्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे टैक्स रेट्स जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो हमने लिया है 30%, तो मीन्स यही होता है 30%। एबिट आप समझ सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो ये कंपनीज की अर्निंग्स है और इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं पे किया और कंपनी ने अभी तक टैक्स भी पे नहीं किया है, ये उसके पहले की अर्निंग्स है। तो हम अब देखते हैं कि जो अर्निंग्स, उनकी फाइनल अर्निंग्स कितनी होती है। तो अब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो इस कंपनी पे 0 इंटरेस्ट है, मीन्स क्योंकि उनके पास 0 डेट है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं 0। और अब हम करते हैं टैक्स माइनस। टैक्स है 30%, तो वहाँ पे हमने क्या किया? 0 माइनस किया, तो वहाँ पे हमें बचेगा 7 लाख। अब हम माइनस करते हैं 30% टैक्स। 30% ऑफ 7 लाख 2,10,000, और ये बच गया 4,90,000 उनका फाइनल नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं। बात करते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी का डेट है 10 लाख और उस पर 10% अगर हम इंटरेस्ट करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? 1 लाख। एक सेकेंड, हाँ, तो 10% अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या होता है? 1 लाख। और जो अर्निंग बिफोर टैक्स होता है उनका क्या बनता है? 6 लाख रुपीज़। बाद में हम माइनस करेंगे 30% टैक्स, तो वो होता है ऑलमोस्ट क्या होता है? 1,80,000। आप देख सकते हो दोस्तों, जितना उनका डेट ज़्यादा था तो उनको टैक्स क्या है? कम देना पड़ा। वो अभी देखते हैं 4 लाख, यहाँ पे लिखता हूँ 4,20,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट उनका बचा। और यहाँ पे हम कंपनी सी का नेट प्रॉफिट देखते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा डेट था। तो यहाँ पे 20 लाख का 10% जो कि बनता है 2 लाख। और यहाँ पे उनका प्रॉफिट बचा 5 लाख। और अब हम माइनस करेंगे टैक्स, ये 30%, और वो होता है 1,50,000। और ये फाइनल उनका नेट प्रॉफिट आया, वो आया 3,50,000। अब हमें ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट क्या है? हम अगर शेयर होल्डर की नज़र से देखें तो हमें और शेयर कितना फ़ायदा हुआ वो हमें फाइनल देखना होता है। मीन्स ये तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन और शेयर जो हमारे पास आया वही मेन होता है, क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा शेयर्स होता है तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी सी के पास सबसे ज़्यादा डेट था, उनका टैक्स सबसे कम आया। और कंपनी ए डेट फ्री थी, यानी कि 0 डेट था, तो उनका टैक्स सबसे ज़्यादा आया। अब हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल मीन्स नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 लाख शेयर्स है, यहाँ पे 4 लाख शेयर्स है, और यहाँ पे 3 लाख शेयर्स है। ₹10 का एक शेयर और इक्विटी आप देख सकते हैं सबकी। तो यहाँ पे क्या है? 4,90,000। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। 4,90,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख शेयर। फिर यहाँ पे कंपनी बी का 4,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख शेयर्स। और कंपनी सी का 3,50,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख शेयर्स। तो अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर्स की, तो यहाँ पे जो कंपनी ए है उसका अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर, तो वो आता है 0.98। फिर EPS यहाँ पे कंपनी बी का आता है 1.05 और EPS कंपनी सी का आता है 1.16। यहाँ पे शायद दिख रहा होगा 1.16 है। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, एक सेकंड, ओके, हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कंपनी सी का EPS सबसे हाई है। यहाँ पे कंपनी सी का EPS
सबसे हाई है 1.16। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ, 0.98 और 1.05। कंपनी सी का EPS क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनके पास डेट सबसे ज़्यादा था। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो फिर से आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मैं कोई बात नहीं, PDF भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कंपनी सी के पास इतना ज़्यादा डेट था, इसीलिए उनका EPS। तो हमें फाइनली तो यही देखना है ना कि अगर आप शेयर होल्डर होंगे, मीन्स अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो आप किस कंपनी में जाएंगे? ऑब्वियसली कंपनी सी के पास, क्योंकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। आप 1000 शेयर्स खरीदेंगे, अगर आप मान लेते हैं आप 1000 शेयर्स खरीदेंगे तो आपको इस पे 1000 इंटू 0.98 का फायदा होगा, इस पे 1000 इंटू 1.16 का, और इस पे 1000 इंटू 1.05 का। तो ऑब्वियसली कंपनी सी में ही आप प्रीफर करेंगे क्योंकि उसका EPS सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा कि डेट के ज़्यादा होने से EPS भी ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे हमने एज्यूम ये किया था कि इंटरेस्ट रेट 10% था और टैक्स रेट 30% था। अगर ये टैक्स रेट ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली मीन्स कंपनी से ही जीतती। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट 20% होता तो शायद कंपनी सी यहाँ पे कंपनी ए यहाँ पे बाजी मार जाती। तो ये हमें एक फैक्टर देखना पड़ता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, या फिर किसी भी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो कंपनी इंटरेस्ट में अपना कितना पैसा चाह रही है और इक्विटी उनके पास कितनी है। तो वो हमें 2 फैक्टर बेसिक जानने होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं डेट इतना बुरा भी नहीं है, इसीलिए बहुत सारे अदानी जैसे मीन्स प्रमोटर डेट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि इक्विटी। अब हम समझते हैं कि ये डेट सेलिंग क्या है। तो 28 मई को ऑफिशियल USA के मीन्स न्यूज़ चैनल में बहुत ही ज़्यादा फैल गया था, और वहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूज़। जो एक सेकंड, US debt ceiling crisis averted. What are the key points bill pass US मीन्स ये बेसिकली। तो हम समझाता हूँ डेट सीलिंग। डेट सीलिंग क्या है कि कितना अमाउंट US छाप सकता है, बेसिक यही है, कितना फेडरल बैंक डॉलर्स छाप सकता है। तो ये आर्टिकल मैंने लिया है इंडियन एक्सप्रेस से, और ये है 28 मई का 2023 का आर्टिकल। तो इसमें USA का अब हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, USA का डेट था $31.4 ट्रिलियन, जबकि उनकी GDP थी $25.4 ट्रिलियन, और ये 130% ऑफ द GDP आ रहा है। तो ये USA के लिए डेंजरस सिचुएशन हो गई। लेकिन अभी भी वर्ल्ड का 80% ट्रेड इसमें होता है US डॉलर में। तो USA को कोई भी हानि नहीं है, इतना भी ज़्यादा वो डेट छापे। लेकिन थोड़ा इन्फ्लेशन और वो सब प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ, उन्होंने जो डेट सीलिंग है वो क्या कर दी, बढ़ा दी। अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ाते, और 3 जून को ये फिर से न्यूज़ आई, एक सेकंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शायद होगी तो नहीं है इसमें, एक सेकंड, ये आई 3 जून को, ये मैंने अल जजीरा से लिया है। 3 जून को ये न्यूज़ आई कि US ने डेट सीलिंग क्या कर दी है, बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टी का क्या हो गया, कोलैबोरेशन हो गया, मीन्स बिल पास हो गया, और डेट सीलिंग क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, और फिर सभी मार्केट क्या हो गए, शांत हो गए। अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ाते तो क्या होता, तो हो जाता डिफॉल्ट। US की इकोनॉमी पूरी कर जाती डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट से क्या होता दोस्तों, डिफॉल्ट से ये होता कि जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, S&P हो गई, मूडीज हो गई, JP मॉर्गन जैसी हो गई, वो क्या करती है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ये सब। इसमें क्या होता है कि ये क्रेडिट देती है सभी कंट्रीज़ की, और इसमें USA की AAA AAA रेटिंग है, ये सबसे सेफ रेटिंग होती है। और इसमें AA फिर AA+ और वो सब मीन्स जितना नीचे जाओ आप उतना जा सकते हो। लास्ट में शायद D आता है इसमें, और सबसे बड़ा A होता है इसमें। तो USA की रेटिंग जब डाउनग्रेड हो सकती है, मीन्स जब US डिफॉल्ट मारता है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो USA की क्रेडिट रेटिंग क्या कर देती है, डाउन कर देती है। और
अगर ये क्रेडिट रेटिंग डाउन हो गई एक बार, तो यूएसए को जो बोरोइंग्स करना पड़ता है, मीन्स दूसरे देशों से जो बॉन्ड्स आते हैं, मीन्स उनको जो पैसा देता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। इसीलिए अगर कोई भी कंट्री डिफ़ॉल्ट मारती है तो ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है और कंट्री वो सेफ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। यहाँ पे सेफली यूएसए की दोनों पार्टीज ने एग्री होके ये डेट सीलिंग बढ़ा दी और ये कर दिए अब $35 ट्रिलियन, यानी कि $35 ट्रिलियन तक का डेट ये यूएस की इकोनॉमी छाप सकती है। तो दोस्तों आज हमने ये पूरा कवर किया कि डेट अच्छा है या नहीं है। तो वो हमने समझा कितने पर्पस से, 3 पर्पस से, 2 पर्पस से, कॉर्पोरेट के पर्पस से, और हमने एक देखा गवर्नमेंट के नज़रिए से। तो हमने कॉर्पोरेट में ये देखा कि ये ईपीएस वाला मामला पूरा, इन इक्विटी और डेट, फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की और जो ये हमने देखा कि कैसे डेट के बढ़ने से ईपीएस भी बढ़ता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो। और कॉर्पोरेट का गवर्नमेंट के नज़रिए से हमने देखा डेट टू जीडीपी रेशियो का पूरा मामला, क्यों बीजे मीन्स क्यों हमारे इंडिया एक विन विन सिचुएशन में फॉरेक्स रिजर्व का टोटल वो हमें करना था। और वो सब आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मंडे से हम रेगुलर क्या करेंगे, न्यूज़ कवर करने वाला और बीच बीच में ऐसे अच्छे वीडियोज हम लाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।